नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हम कहीं से भी कहीं जाते हैं। ट्रेन से जाते होंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, या रास्ते पर पैदल टहलने के लिए जाएंगे। हर जगह हम अलग अलग प्रतीक देखते हैं। अगर नाके पर सिग्नल है और सिग्नल में लाल बत्ती जल रही है, तो भाई रास्ता क्रॉस मत करो। उस पर जाने का समय नहीं है। गाड़ियां जोर से स्पीड में आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, हम रुक जाते हैं। अगर वही सिग्नल में ये पीली बत्ती जल रही है, तो हम चांस लेते हैं कि हाँ, अभी गाड़ियां शायद रुकेगी, शायद स्लो आ जाएगी। लेकिन हरा सिग्नल होता है, यानी हरी बत्ती जलती है, तो आराम से हम टहलते टहलते जाते हैं। हमको फिक्र नहीं होती कि कोई गाड़ी आएगी और हमको उड़ाएगी। डर नहीं होता। तो ये तो लाल, पीला या हरा सिग्नल होता है, बत्ती होती है। वो हमें कुछ समझाती है। हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सिग्नल की बत्ती अगर लाल, पीली या हरी हो, तो एक तरीके का प्रतीक होता है, सिग्नल होता है, सिंबल होता है, संकेत होता है। वो संकेत हमें समझा देता है कि क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है। तो संकेत जो होते हैं, प्रतीक जो होते हैं, वो हमारे जिंदगी में, सिविल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं। हम कार से जा रहे हैं कहीं, तो एरो दिखाया, बाण दिखाया जाता है, तीर दिखाया जाता है कि भाई आप दाहिने ओर मुड़ जाओ। अगर आपको ये कोई जयपुर जाना है, तो राइट को टर्न ले लो और निकल जाओ, क्योंकि जयपुर राइट में है। तो जयपुर और उसका जो बाण लगाया होता है, उससे हमें पता चलता है कि आने वाला जो चौराहा होगा, वहां से राइट में टर्न होता है रास्ता, वो जयपुर को जा रहा है। तो वो जो बाण होता है, वो और जगह बाण होगा, लेकिन उस बोर्ड पर अगर लिखा है कि जयपुर और राइट, दाहिनी तरफ जाने वाला बाण, तो दाहिनी तरफ का रास्ता जयपुर को जा रहा है। तो ये प्रतीक होते हैं और अलग अलग जगह के होते हैं। हम कहीं आप जाते होगे, गोडाउन में जाते होगे, या हवाई अड्डा या रेल वगैरह, तो बड़े बड़े बक्से हम देखते हैं। उस बक्सों में कोई कोई भी चीज हो सकती है, हमें पता नहीं उसके अंदर क्या है। लेकिन वो क्या नाजुक है, तो एक गिलास का चित्र उस पर छपा होता है। और गिलास का चित्र इसलिए कि बक्सा रखना है, तो कौन सी साइड नीचे होनी चाहिए, कौन सी ऊपर होनी चाहिए, ये कितना नाजुक है, ये सब चीजें, वो जो प्रतीक होता है, वो हमें संकेत देती है। तो इसलिए हमारे आसपास भी जो चीजें होती है, घटना घटती है, तो उसकी तरफ हम देखते हैं, तो हमें समझना जरूरी होता है कि उसमें क्या सिंबल है, क्या सिंबल हमें क्या समझा रहा है। वो शायद ट्रैफिक का या और किसी चीज का सिंबल ना हो, लेकिन वो चीज सिंबॉलिक हो सकती है, यानी प्रतीकात्मक हो सकती है। उनके, आपको एक जाते जाते मुझे एक एड आ गया, आपको बता दूं कि 10-15 साल पहले आमिर खान एक जाहिरात करता था कोका कोला की। वो कभी नेपाली बन जाता था, कभी बंगाली बन जाता था, कभी हैदराबादी बन जाता था, कभी मद्रासी बन जाता था। लेकिन उसके पूरे वो जो इश्तेहार होते थे, उसमें एक बात कॉमन होती थी, एक लाइन कॉमन होती थी, ठंडा मतलब कोका कोला। इससे क्या बताना चाहते, क्या समझाना चाहते? तो अगर हम गांव देहात में कहीं तहसील में दूसरी जगह जाते हैं, तो कोई दोस्त मिलता है, तो पूछता है या क्या लोगे, चलो कुछ होटल में जाते हैं, ठंडा लोगे गरम लोगे? अगर हम ठंडा बोलते, तो बोला एक ठंडा लाना। ना पेप्सी बोलता है, ना कोका कोला बोलता है, ना मैंगोला बोलता है, ठंडा। तो देहातों में
जो लोगों का चॉइस है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, कोका कोला होना चाहिए। यानी ठंडा बोलना बंद करो, ठंडा मतलब कोका कोला। ये एड इस तरीके से की गई थी कि आप ठंडा बोलना ही बंद करो। आपको अगर ठंडा पीना है तो बोलो कोका कोला लाना। कोका कोला के नाम पर पेप्सी पिलाई जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह में अगर कोका कोला बन जाता है तो वो दुकानदार को भी कोका कोला रखना पड़ता है। तो चॉइस ऐसे सिंबॉलिक होते हैं, जाते जाते वो एड हमारी भाषा बदल देती है। तो ये जो संकेत होते हैं वो समझना जरूरी होता है। और पॉलिटिक्स में ऐसे संकेत बहुत होते हैं जो समझाए नहीं जाते। समझने वाले को वो समझ लेना पड़ता है। अगर नहीं समझोगे तो नुकसान तुम्हारा है। सामने घटना होगी लेकिन उसके मायने क्या है आपको समझ में नहीं आता, और इसी में बहुत सारे राजनेता फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते कि सामने क्या हो रहा है। अब देखिए, बंगाल का चुनाव चल रहा है और चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी ने कुछ घंटों में 144 उम्मीदवार की एक लंबी लिस्ट पब्लिश कर दी कि ये हमारे 144 उम्मीदवार है, बाकी 150 एक दो दिन में डिक्लेयर कर देंगे। तो 144 उम्मीदवार हम रेडी रखे हैं, ये पहला सिंबल था। लेकिन उसमें 144 में दो जगह ऐसी थी वहां का उम्मीदवार एक ही था, नंदीग्राम और भवानीपुर। ये पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां का उम्मीदवार एक ही है जो आज बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है। एक समय था वो ममता दीदी का दाहिना हाथ माना जाता था, ममता दीदी का बिल्कुल निकटतम नेता था, सहयोगी था। उसी के फैमिली और उसी के प्रभाव के आधार पर ममता दीदी ने बंगाल में 15 साल पहले अगर चमत्कार करके दिखाया। उसका आधार अधिकारी फैमिली थी, जो नंदीग्राम का जो इलाका है वहां एक प्रभावित परिवार माना जाता है। तो नंदीग्राम और सिंगूर ये दो आंदोलन ऐसे थे लेफ्ट फ्रंट पे वामपंथी मोर्चे के खिलाफ, जिससे ममता सत्ता में जल्दी पहुंची। तो उसमें से एक था या एक है जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के पहले 2021 के पहले अचानक शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ा। वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसका कारण साफ था। शुभेंदु अधिकारी एक तरीके से ममता का इतना नजदीकी सहयोगी माना जाता था कि आगे चलकर ममता की जगह पर टीएमसी का सबसे बड़ा नेता शुभेंदु अधिकारी होगा, ये माना जाता था, उसकी चर्चा होती थी। शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बैनर्जी मानो एक ही उम्र के हैं, एक दो चार साल इधर उधर होगा। लेकिन जब दो बार ममता ने सत्ता हासिल की बंगाल की, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने, ममता दीदी ने अपने लाडले भतीजे को, अभिषेक बैनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का तय किया और उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तब से शुभेंदु अधिकारी विचलित थे। 2016 में दोबारा ममता दीदी चुनकर आई, बड़ी बहुमत से आई, अकेले लड़कर उन्होंने बहुमत पाया। 2011 में ममता दीदी को बहुमत मिला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा किया था, लेकिन अकेले के लिए भी मेजोरिटी पाई थी। 2016 में कांग्रेस से अलग अपने बलबूते पर लड़कर ममता दीदी ने बड़ा बहुमत लाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब तृणमूल पार्टी परिवार की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और इसलिए उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते अपना उत्तराधिकारी मानकर अपने भतीजे को, अभिषेक बैनर्जी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक एक मुकुल रॉय हो गए, या सुदीप्तो रॉय है, सुदीप्तो कोई है, या शुभेंदु है, या
उनके मन में शक पैदा होने लगा कि ममता दीदी हमारे ताकत से बड़ी हो गई, लेकिन अब वो अपनी पार्टी पारिवारिक पार्टी बना रही है, अभिषेक को प्रमोट कर रही है और हमें दबाकर रखना चाहती है। तो मुकुल रॉय हो या शुभेंदु अधिकारी हो, वो विचलित हो गए थे, ममता का साथ छोड़कर और जगह अपनी हस्ती ढूंढने लगे थे। तो शुभेंदु अधिकारी 2019 में, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में आ गए। तो ममता इतना गुस्सा हुई थी कि अपना भवानीपुर ये चुनाव क्षेत्र, अपना गढ़ छोड़कर ममता दीदी ने घोषित किया कि मैं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए जा रही हूं। और देखो, ममता दीदी ने दूसरी जगह किसी भी जगह से अपना पर्चा नहीं भरा था, वो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए घुस गई थी, शुभेंदु अधिकारी के घर में घुस गई थी, घर में घुसकर शुभेंदु को मारने के लिए गई थी, यानी पॉलिटिकली मारने को गई थी, लेकिन वहां हार गई। उसने भवानीपुरा से अपना चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अपना जो उनका कोई होगा उसको खड़ा किया था और वो रिजाइन हो गया। ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनी और भवानीपुर से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। आज 5 साल बाद बाजी इतनी पलटी है कि शुभेंदु अधिकारी ममता को हराने भवानीपुर पहुंच गए। वो नंदीग्राम से तो लड़ेंगे, लेकिन भवानीपुर से भी लड़ेंगे। ये प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है कि तुम तो नंदीग्राम में आकर मुझे नहीं हरा पाई, लेकिन मैं भवानीपुरा में तुम्हें हराने की हिम्मत दिखा रहा हूं, तुमसे भवानीपुर में आके लड़ने वाला हूं। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से लड़ रहे, तो एक बात साफ है कि नंदीग्राम में बंधे रहने की उनको जरूरत नहीं लगती, वो अपनी जो प्रभाव है उससे नंदीग्राम जीतेंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन ममता के गढ़ में आकर, भवानीपुर में आकर वो ममता को हराने की जिद रखते हैं, तो एक सिंबॉलिज्म सामने आता है, एक प्रतीक सामने आता है। कोई शुभेंदु अधिकारी बड़ा आक्रामक नेता है, बंगाल हमेशा आक्रामक नेता चाहता है। बंगाल में वामपंथ हो, कांग्रेसी हो, तृणमूल हो या बीजेपी हो, हम उनको देखते हैं तो हमें एक पता चलता है कि बंगाल में कोई भी नेता ऐसा होना चाहिए, वो आक्रामक होना चाहिए, वो सड़क पर आने वाला, रास्ते पर उतरने वाला। बंगाल के वोटर को रास्ते पर उतरने वाला नेता बिल्कुल पसंद आता है। तो ममता ने पिछले 5 साल पहले जो चुनाव लड़ा था नंदीग्राम से, उसका कारण यही था। वो सड़क पर उतरकर शुभेंदु से टक्कर लेना चाहती है, ये सिंबॉलिज्म था। आज वो सिंबल पूरा उल्टा हो गया, आज वो सिंबल पूरा उल्टा हो गया। शुभेंदु अधिकारी अगर भवानीपुर पहुंच जाए और भवानीपुर से ममता के खिलाफ लड़ना चाहता है, उसका मतलब वो बता रहा है, बंगाली जनता को बता रहा है कि अब वो ममता नहीं रही जो चुनाव लड़ती थी, घर में घुसकर सड़क पर उतरती थी। अब उसको हराने के लिए सबसे बड़ा सड़क पर उतरने वाला नेता कोई है बंगाल में, तो वो शुभेंदु अधिकारी है। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी भवानीपुरा पहुंचता है, उसका मतलब साफ है, वो मैं घर में घुसकर मारने वाला हूं, ये बता रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।